चलिए देखिए भी, आज हमने वेलेंस बॉन्ड थ्योरी कल वैसे अपन ने करी ली थी ऑलमोस्ट सारी। लिमिटेशंस रह गई थी, लिमिटेशंस देख लो भी। हमारे पास लिमिटेशंस की अगर बात करें, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लिमिटेशन ऑफ वीबीटी पॉइंट की फॉर्म में पूछ सकता नहीं है। सर, एक बार वो जो आपने कल कंपाउंड दिया था ना, आयरन और कार्बोनिल वाला। यस सर, जो होमवर्क दिया एफईसी था। एफईसीओ 5 करवा देता हूँ। ठीक है, हाँ जी। करवा देता हूँ। यहाँ पे रुक जाओ। देखो भाई, पहले लिमिटेशन करा दो। चार पांच ये लिमिटेशन करा के फिर उसके बाद करवा देता हूँ आपको, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी की पहली बात तो ये क्या है, ये किसके ऊपर बेस्ड थी? इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अजम्पशंस। बहुत सारी अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड थी ये वाली थ्योरी। अजम्पशंस का मतलब ये कहता था यार यहाँ पे पेयरिंग होगी, यहाँ नहीं होगी। वो सारी अजम्पशंस थी, पता नहीं था होएगी या नहीं होगी, क्यों नहीं होएगी ये भी नहीं पता था। ठीक है। दूसरा, इसने इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं करता था। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ डिफरेंट शेप्स। अलग अलग शेप के अंदर अलग अलग एनर्जी एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया था। चौथा, इट डज नॉट एक्सप्लेन दी कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर क्यों शो करते हैं, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा। ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास क्या बनेगी, लिमिटेशंस बन जाएंगे। अब देखो भी, ये लिमिटेशंस को ओवरकम किया सीएफटी ने। वो करने से पहले कल वाला एक देख लो भी। कल हमने क्या किया था, FeCO5। देखो भी, FeCO5 कैसे करेंगे। देखो, जो CO होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। क्या कराएगा, विल डू दी पेयरिंग। ये पेयरिंग करवाएगा। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, आयरन X, CO पे कोई चार्ज नहीं, 5 × 0 = 0, X कितना आ गया, 0। तो आयरन 26 होता है। आर्गन 18, 3d6 4s2। चार्ज कोई है ही नहीं, तो इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। एक दो तीन चार पाँच, छ। एस में ठीक। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एस में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CO इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो क्या होगा, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन डी में है, 2s के भी इधर आ जाएंगे। तो कितने, 6 और 2 8 हो गए। 8 फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फिल हो गए। अब हमने 5 लिगेंड्स को लगाना है, एक डी खाली हो गया, एक S, 3 P कर दो। तो हमारे पास क्या बना, यू विल गेट, ये 3D है, ये 4s है, ये 4P है। एक लिगेंड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करा, DsP3 आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई। और DsP3 पे आप क्या कहेंगे, दिस इज क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। भाई माइक ऑफ कर लीजिए। ये कौन है, ठीक है। क्लियर इतनी बात, हाँ जी, हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई DsP3, जो कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैटेगरी में एग्जिस्ट करेगा। हाँ जी। दूसरा कौन सा दिया था मैंने, बोलो। दूसरा कौन सा दिया था, बताना। बाकी सर तो एक Ni निकल CN42 नेगेटिव था। वो हो गया कि नहीं हुआ। हो गया था सर, उसका DsP2 आएगा। NiCN4 2 - +2 निकल, 2 8 8 हाँ, DsP2 आएगा, उसका स्क्वायर प्लेनर बनेगा। उसके अंदर और सेम सेम, अगर NiCl4 2 कर लेना, NiCl4 2 टेट्राहेड्रल बनाएगा। दिया था मैंने हाँ NiCl4 2। जी, दिया था सर। वो ये टेट्राहेड्रल बनाएगा। ठीक है, चले। सर मोनिक वीक फील्ड लीगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है? क्या,
सर अमोनिया की ना एक कंफ्यूजन है, एक कंपाउंड में तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो वीक एक्ट कर रहा है और एक में एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग कर रहा है, एक में पेयरिंग करा रहा था एक में नहीं करा रहा था। देखो एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपके पास 3 से ज्यादा चार्ज आता है, +3 से ज्यादा चार्ज आ जाता है, जैसे कि अगर हमारे पास +4 या +5 आता है, मैं आपको ना एक रूल करवा दूं यहाँ पे। यहाँ देखिए, बट वो ना ज्यादा डिटेल में चला जाएगा, देख लो, वो ठीक करा देता हूँ। इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मेरा कैमरा विजिबल है ना? हाँ। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, पहले तो मैं तुम्हें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कराऊं ना, पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं आती होगी आपको, यहाँ देखो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करवाता हूँ। ये होती है आई बर्बादी, आई क्या कर? बर्बादी, शनि क्लास से फरार, ओ ऑक्जालेटो, पानी सुनो, ईडीटीए, अमोनिया, आर इन कनाडा, कोलंबो। अब ये देखो भाई, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। यहाँ पे देखो कैसे बनाएंगे, आई मतलब आई नेगेटिव, बर्बादी मतलब Br नेगेटिव, शनि मतलब SCN नेगेटिव, क्लास मतलब Cl नेगेटिव, फरार मतलब F नेगेटिव, O मतलब OH नेगेटिव, ऑक्सालेट मतलब ऑक्सालेटो C2O4 2 नेगेटिव, पानी मतलब वाटर, सुनो का मतलब NCS नेगेटिव, EDTA मतलब EDTA, अमोनिया मतलब NH3। यहीं पे बनाता हूँ, ये NH3, फिर EN मतलब इथाइलिन डायमीन, कनाडा मतलब CN नेगेटिव, कोलंबो मतलब Cu। ये हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, बोलो ये बात क्लियर? हाँ जी, ये बात क्लियर, इसमें कोई डाउट हो जाएगा? अब इसके अंदर ना सिंपल सी बात याद कर लो, मैं ना तुम्हें ज्यादा डिटेल में नहीं करवा रहा उसके अंदर, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली जब पेपर में, चाहे लेक्चर कीटर चाहे मास्टर कीटर में, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा ना, उसके अंदर मेटल एटम जो है 3D वाला होएगा मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, नहीं तो याद करना पड़ जाएगा। देखो, इफ मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, फ्रॉम 3D सीरीज है, ठीक है, अगर 3D सीरीज से है, तो इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, हमारे पास क्या होगा, आफ्टर EN ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बिफोर EN इथाइलिन से पहले ऑल आर वीक फील्ड लिगेंड, यानी कि इथाइलिन डायमीन से पीछे वीक फील्ड लिगेंड होंगे, यानी कि अमोनिया जो है वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा, ठीक है, पेयरिंग नहीं करवाएगा। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हमारे पास वाटर के बाद वाले, आफ्टर वाटर, मतलब वाटर को नहीं इंक्लूड करना, उसके बाद आफ्टर H2O ऑल आर वीक फील्ड लिगेंड, सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बिफोर वाटर ऑल आर वीक फील्ड लिगेंड। बोलो क्लियर? ये बात याद रहेगी? हाँ जी। अब हो जाएगा, किसने पूछा था मेरे से, किस एक क्वेश्चन में सर अमोनिया को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिया था, एक में वीक फील्ड लिया था? हाँ जी, किसने पूछा था? सर मैंने पूछा था। हाँ जी रमनीत, पता लगा अब? हाँ जी सर, मिल गया। ठीक है, तो ये ट्रिक है। सर ये जहाँ, तो नहीं specific बात होगी ना कोई, कैसे? कि मैं मेटल का तो नहीं स्पेसिफिक है कि इसी मेटल में होगा जैसे। मेटल नहीं, वो नहीं है। इसके अंदर ना 3D के अंदर अलग है, 4D के अंदर अलग है, ठीक है। ये मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का करवाया है ये मैंने, इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होएगा, मतलब ऑक्टाहेड्रल वाले के केस में ये वाला रूल लगाना है आपने, ठीक है। ठीक है सर। बोलो थैंक यू जाएगा? सर। चलें, अगर सर कोऑर्डिनेशन, हाँ जी, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वो भी देख लो। हाँ जी बोलो। सर कॉपर NH3 4 means tetraamine copper 2 positive.
सर इसमें 3D का एक इलेक्ट्रॉन 4p में क्यों जंप कर जाता है? देखो ये ना एक्सेप्शनल केस होता है। एक्सेप्शनल केस का मतलब अमोनिया यहाँ पर ये होता है। पहले मैं ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अलग करा दूं, फिर उसके बाद फिर एक सीक्वेंस टूट जाएगी। ये एक बार देख लो, फिर उसके बाद वो करा ही देता हूँ। पूरा स्ट्रक्चर यस। भी बता देता हूँ वीबीडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे देख लो, जैसे मैंने अभी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का रूल करवाया ना, कि 6 के अंदर क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में हमारे पास जो इथाइलिन डायमीन के आगे वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड काम करेंगे, पीछे वाले वीक फील्ड काम करेंगे। और अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए तो सारे वाटर के आगे वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे। वो कहता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, और 3D सीरीज का ही मेटल एटम है, तो हम क्या करेंगे, देखो इधर हमारे पास इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, आई नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl आई बर्बादी शनि, शनि क्लास से फरार ये था, शनि, शनि क्लास से फरार, ओ ओक्सालेटो, पानी, सुनो, EDTA, अमोनिया, आर्यन, कनाडा, क्लब, ठीक है। ये हमारे पास, अगर आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हमारे पास वाटर के बाद वाले क्या होंगे, वाटर के बाद वाले क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। और पीछे वाले क्या होंगे, वीक फील्ड लिगेंड। सही बात याद रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर। और अगर आप बात करें इन +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सारे के सारे ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये मेरे को लगता है सारों के लिए नया होगा, ये किसी ने नहीं सुना होगा पहले कभी। तो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करेंगे, IBr Cl F, ये वाला केस होएगा, ठीक है। और अगर आपके पास फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 4D सीरीज की मैं बात करूं, अगर 4D सीरीज का कोई 4D या 5D सीरीज आ जाती है, मेटल एटम जैसे प्लेटिनम वगैरह हो गए, इसके अंदर ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। मतलब जेड़ा मर्जी लिगेंड लगा दो, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग करवाने का काम करेगा, समझे। इधर भी लिख लो फिर, करने ही लगे हैं तो, इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है, 4 4D एंड 5D, ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। चलो, कहाँ से एक पॉइंट करवाना था सारा अपने वही कर लिया, ठीक है। कोई बात नहीं, आसान है, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट को याद करने के चक्कर में बाकी भी याद हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ आई, बोलो, इसमें कोई डाउट हो जाएगा। यस सर। अब यहां पे देखो, CuCl4 2 नेगेटिव है, मान लो ये है, ठीक है। अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखो, इस केस में क्या होगा, हमारे पास कॉपर के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट x2 × -4 × -1 = -2x+2 आ जाएगा। कॉपर +2 की कन्फिग्रेशन होती है आर्गेनिटीन, 3D 9, 3D में कितने आ गए, 9 आ गए, 5 6 7 8 9। कॉपर वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं कराएगा, 3D के बाद 4s, 4s के बाद 4p। तो हमारे पास एक लिगेंड S में, 3p में, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी, sp3। बट अगर आप बात करें CuNH3 2 पॉजिटिव की, सर क्रोमियम और कॉपर की जब हम लिखते हैं तो हम स्टेबल वाली लिखेंगे जो होती है वैसे कॉमन वाली वो लिखेंगे? नहीं, जो स्टेबल कोई नहीं, स्टेबल कॉपर की वही वाली लिखनी है जो होती है 3D10 4s1, ठीक है। जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन वही लेके चलनी है हमेशा पूरी केमिस्ट्री में। सर क्रोमियम की जैसे फिर 3D5 4s1 हाँ, लेंगे? वैसे ही लेते हैं, हमेशा लेते हैं, ठीक है सर। ठीक है। वो स्टेबल होती है तभी वो एक्सेप्शनल बन जाती है। जैसे अब यहाँ पर देखो भी CuNH3 4 2 पॉजिटिव। अब CuNH3 4 2 पॉजिटिव के अंदर होता क्या है, अब कॉपर जो है हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वही आर्गेनेटिन 3D9 होएगा। अब यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को मिलता है, ये वाला। यहाँ पर देखो हमारे पास 3D9 है, ऐसे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3D, उसके बाद 4s, 4s के बाद 4p। अब होता क्या है, वो कहता कि हमारे पास ना इस केस में ये वाला इलेक्ट्रॉन ना जंप करके यहां चला जाता है। अब तुम पूछो क्यों, हाँ जी, पूछोगे साक्षी, यस सर। पूछो क्यों। क्यों सर? CFT को भी नहीं पता, तो ये लिमिटेशन है। तो CFT की कुछ ही खामियां थी, उसमें से सबसे बड़ी खामी यही थी
कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन क्यों हो रही है, सीएफटी नहीं बता पाया। बट उसने ये सही जरूर बताया कि भाई एक्साइटेशन करने के बाद हमारी हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगी वो DsP2 बनेगी। तो ये उसकी खामी थी, ये लिमिटेशन थी, अगर आप बुक्स में देखोगे ना तो ये लिमिटेशन दी जाती है। तो हमारे पास एक लिगेंड यहां यहां यहां, तो DsP2, तो ये स्क्वायर प्लेन बनेगा। ठीक है, तो ये हमें नहीं पता। ठीक है, नॉट एक्सप्लेन्ड बाय CFT। तो पेपर में ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन ऑफ द काइंड है का क्वेश्चन है कि वो कहेगा कि ये एक्साइटेशन क्यों हो रही है, तो वहां पे आंसर होएगा नॉट एक्सप्लेन्ड बाय CFT। CFT के थ्रू एक्सप्लेन ही नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर एवरीवन? सॉरी, यस। CFT लिख रहा हूँ BBT के अकॉर्डिंग। सर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय सीएफटी और वीबीटी। BBT लिख रहा हूँ, BBT। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, इसमें कोई डाउट बताइए, ये बात क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद ना हमारे पास अलाउड, देखो माइक ऑन करने की परमिशन है, तो इसका मतलब ये तो नहीं मिस यूज करोगे तुम क्या माइक का। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग माइक ऑन ऑफ कर लिया करो। ठीक है, चलो। अब यहां पर देखो भी, अब अगला पार्ट है हमारा CFT। देखो CFT में फ्री के नंबर है। अब CFT कैसे नंबर दिलाएगी, देख लो भी क्या करना है। CFT तुम्हें CFSC निकालने के नंबर देगी। ठीक है, CFSC निकालने का क्वेश्चन आएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। दूसरा क्वेश्चन कन्फिग्रेशन का आएगा, कन्फिग्रेशन बनाओ। तीसरा क्वेश्चन आएगा कि कलर्ड है कि नहीं है। चौथा क्वेश्चन आएगा आपके पास जैन टेलर डिस्टॉर्शन शो करवा रहा है कि नहीं करवा रहा। ठीक है, ये चार टाइप के कॉमन क्वेश्चन है जो आपको देखने को CFT में से मिलेंगे, और CFT में से क्वेश्चन आना पक्का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो CFT में करना क्या है। CFT में सबसे पहले आप करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखो भी एवरीवन क्या करेंगे। देखो हमें पता है कि हमारे पास d ऑर्बिटल्स के लिए हम स्टडी कर रहे हैं। d 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, 5 d ऑर्बिटल्स है, d ऑर्बिटल्स। ठीक है, कोई भी d ऑर्बिटल है। ये d ऑर्बिटल किसका है, ये फ्री मेटल आयन का है। फ्री मेटल मतलब अभी लिगेंड नहीं आया, लिगेंड अभी दूर है। ठीक है, अब जैसे ही लिगेंड पास आना शुरू होएगा, इस 5 d ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, बढ़ के इसका लेवल थोड़ा सा राइज हो गया। ये हमारे पास क्या बनना, ये हमारे पास डीजनरेट एनर्जी है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ d ऑर्बिटल्स इन अ स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो इधर बात सुनो भी। ये मेरे पास, मेरे हाथ में क्रीम की छोटी सी डब्बी है, देखो मेरे हाथ में क्रीम है। ठीक है, छोटी सी क्रीम है। ये मान लो ये सेंट्रल मेटल आयन है, ये सेंट्रल मेटल आयन अभी फ्री पड़ा है, इसके आसपास कोई नहीं है। अब CFT कहती थी, ये मेरे हाथ में पेन है, CFT कहती थी कि जो लिगेंड जब दूर से आ रहा होता है ना, तो मेटल आयन को लगेगा वो कहीं से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी, लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी आ सकता है। तो हमें, हमारे मेटल आयन को लगता है कि लिगेंड कहीं से भी अप्रोच कर सकता है, तो उसके अराउंड स्फेरिकली फील्ड लगती है। स्फेरिकल मतलब सिमेट्रिकल फील्ड लगती है। सिमेट्रिकल का मतलब पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी राइज कर जाती है। ठीक है, बट जब जब ऑर्बिटल्स बहुत पास में आते हैं, जुड़ने लगते हैं, वो देखता है भाई ये तो पर्टिकुलरली कैसे जुड़ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल में जुड़ रहे हैं। अगर ऑक्टाहेड्रली जुड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, 5 d ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX2 Y2, DZ2। ये 5 d ऑर्बिटल होते हैं। कहता जब आपके पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड में वो क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, यानी कि ऑक्टाहेड्रली लिगेंड जुड़ेंगे, तो 3 ऑर्बिटल्स DXY, DYZ, DZX वो नीचे आ जाएंगे, उसको कहेंगे T2G लेवल। और 2 लेवल DX2 Y2, 2 ऑर्बिटल DX2 Y2 और DZ2 ऊपर चलेंगे, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, उसे कहेंगे EG लेवल। अब जो हमारा सेंटर है, ये हमारा जो सेंटर है, इसे कहा जाता है बेरी सेंटर। क्या कहा जाता है, बेरी सेंटर। और बेरी सेंटर से
T2G की एनर्जी कितनी नीचे है, कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे T2G की जो एनर्जी है वो है -2/5 डेल्टा नॉट। Eg की एनर्जी कितनी ऊपर है? +3/5 डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट क्या है? स्प्लिटिंग एनर्जी यहाँ पे बीच में जो उनके एनर्जी गैप है। बोलो ये बात क्लियर हुई? अब तुमने ना एक चीज याद रखनी है, इन CFT ligands आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस। लिगेंड्स को पॉइंट चार्जेस की तरह कंसीडर करा गया था। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना। और ये पॉइंट चार्जेस जब दूर से आ रहे होते हैं तो सिमेट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं, और ये सिमेट्रिकल फील्ड डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी को बढ़ा देती है, और व्हेन इट कंबाइंस विद द मेटल आयन इट स्प्लिट देम इनटू दी क्या, अलग अलग लेवल्स। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी एवरीवन, इसमें किसी भी तरीके का डाउट या कंफ्यूजन? बोलो। सर एक्स स्क्र वाई स्क्र और डी जेड स्क्र की रिपल्शन ज़्यादा होगी? नहीं, ये अभी मैं आपको करवाऊंगा। यहां पर जेन टेलर डिस्टॉर्शन मैटर करेगी। फिलहाल के लिए डीएक्स के हम, अगर डीएक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स के साथ कंपेयर करें, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र और डी जेड स्क्र जो होते हैं लेस स्टेबल होते हैं, तो इस वजह से वो एक्साइट कर जाते हैं। ठीक है। अभी अपन थोड़ा सा आगे जब जाएंगे मैं आपको डी एक्स स्क्र वाई स्क्र और डी जेड स्क्र में से भी स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना सिखाऊंगा कि इन दोनों में से किसकी एनर्जी कम होगी किसकी ज्यादा होगी। अभी रुक जाओ, वो अपन डिस्टॉर्शन पढ़ेंगे उसमें पता लग जाएगा। ठीक है। अभी यहां पर है, मतलब अभी इतना स्प्लिट करेगा, समझे? बोलो, इसमें कोई डाउट? हाँ जी, क्लियर है? हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर देखो भी, ये हमने इतना कर लिया। अब ये करने के बाद ना हमारे पास वो कहता कि ऑब्वियस ही बात है, जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग होएगी, इलेक्ट्रॉन पहले तो एक एक जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग करवाएंगे। तो कहता हमारे पास ना जब डी ऑर्बिटल्स का ऑक्यूपेंसी जो है, मतलब, और डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो पेयरिंग है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? तो देखो यहां पे, फॉर कॉम्प्लेक्सेस इन अ लिगेंड फील्ड, वो कॉम्प्लेक्स जो लिगेंड फील्ड में लाई कर रहे हैं, मतलब लिगेंड उनके अंदर आ रहा है, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी डिपेंड्स ऑन क्या, डेल्टा नॉट एंड पेयरिंग एनर्जी। ठीक है। हमारा जो डी ऑर्बिटल का ऑक्यूपेंसी है कि डी ऑर्बिटल फिल कैसे होंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा? डेल्टा नॉट पे और पेयरिंग एनर्जी पे। यहां पे देखो भी, वो कहता अगर आपका डेल्टा नॉट पी से बड़ा होगा तो क्या होगा, अगर डेल्टा नॉट पी से छोटा होगा तो क्या होगा? देखो, खुद देखो भी, पी मतलब, पी का मतलब यहां देख लो, पी का मतलब पेयरिंग एनर्जी। ठीक है। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर एन, डेल्टा नॉट की स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है। अब एक बात सुनो ध्यान से देखना, ये बड़ी कंफ्यूजन होती है। अगर जो एनर्जी निकल रही है, स्प्लिटिंग एनर्जी जो निकल रही है, वो पेयरिंग एनर्जी से जा रहा है। पेयरिंग एनर्जी कौन सी? जो एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है पेयर करवाने के लिए, अगर वो एनर्जी कम है, जो निकल रही है ज्यादा है, तो इसका मतलब पेयरिंग होएगी कि नहीं होएगी? बोलो। होएगी सर। पेयरिंग हो जाएगी। सिंपल, दोबारा सुनो भाई, नहीं पता लगा कहीं को। देखो, मैंने कहा जो एनर्जी बाहर निकल रही है, यानी कि डेल्टा नोट, वो ज्यादा है किससे? पेयरिंग एनर्जी जितनी चाहिए पेयर करवाने के लिए। तो ऑब्वियस ही बात है वो काम हो जाएगा ना। तो इसका मतलब पेयरिंग विल टेक प्लेस। इस केस में क्या होगा? पेयरिंग विल अक्कर। अगर पेयरिंग हो जाएगी तो क्या बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा इस केस में। क्या बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब डेल्टा नॉट पी, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब एनर्जी पेयर करवाने के लिए जो चाहिए वो बहुत ज्यादा है। क्या पेयरिंग हो पाएगी? नो। नो पेयरिंग अक्कर, नो पेयरिंग अक्कर। अगर पेयरिंग नहीं होएगी तो कैसा बनेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? यस सर। तो इसका मतलब पेपर में ना वो कहेगा कि 5 इलेक्ट्रॉन आपको थोड़ा चाहिए। repeat करूं ये? हाँ जी। डेल्टा नोट वाला, डेल्टा नोट कम होगा तो
क्या बताऊं? डेल्टा नॉट अगर कम होएगा तो इसका मतलब जो एनर्जी निकल रही है वो कम है, जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा है। तो निकल रही कम है, चाहिए ज्यादा, काम होएगा नहीं होएगा? काम क्या कराना था? पेयरिंग करानी थी, पेयरिंग नहीं होएगी, हाई स्पिन बनेगा। ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा? पेपर में ना वो कहेगा रेंडमली आपको साइड पे लिख देगा, जिससे वो कहेगा कन्फिग्रेशन बताओ, कन्फिग्रेशन बताओ फॉर D6 व्हेन डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी है। अब तुमने कहना डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी का मतलब हमने सीखा था पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग होने का मतलब क्या है? फॉर ऑक्टाहेड्रल लिखा होगा यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो हमारे पास 5 ऑर्बिटल ये रहे, ये इनकी एनर्जी बढ़ेगी, E2G6 सर। फिर उसके बाद ये स्प्लिट कर जाएंगे। हाँ जी, चेक कर लेते हैं अभी अपन। 3 नीचे 2 ऊपर, ये E G, ये T2G। ठीक है। ये हमारे पास क्या नाम था इसको? अपन इसके अंदर 6 थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे नहीं अभी पेयरिंग करवानी, आगे जाकर करानी, क्योंकि लिगेंड जो है एंड पे जाके जुड़ता है ना। यहाँ तो स्फेरिकल फील्ड है, यहाँ तो लिगेंड ही नहीं आया, यहाँ पे आके लिगेंड आया था। तो यहाँ पे देखना है, 6 पेयरिंग करा दो, 1 2 3 4 5 6। तो क्या बनी कन्फिग्रेशन? T2G में 6, 0 है। बोलो क्लियर? हाँ जी, इसमें कोई डाउट? क्लियर है सर। बताइए, हो जाएगा? सर सर इसमें वो वैसा भी आता है जैसे वो लिखते हैं डेल्टा नॉट +2 P जो एनर्जी निकालते होते हैं। हाँ, मैं वो बताता हूँ, अभी रुक जाओ, अभी पेयरिंग एनर्जी में करते हैं वो चीज। वो हम जब CFSE निकालेंगे तब करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब CFSE निकालेंगे ना, तो जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, जैसे एक पेयरिंग, दो पेयरिंग, तीन पेयरिंग, तो इसको 3P ऐड कर देते हैं। वो ऑप्शनल होता है, CFSE के अंदर करना है या करो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर ऑप्शन में दे रखा है तो कर दो, नहीं कर दिया ना करो, CFSE निकाल दो। जस्ट एक सेकंड वेट करना।
सॉरी एवरीवन। चलिए यहां देखो भी, ये हमारे पास हो गया, ठीक है, डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी वाला काम। अब मैं आपको यहां पर ना एक चीज बताता हूँ, सीएफएससी निकालना। देखो सीएफएससी इस केस की ही निकालते हैं। सीएफएससी के लिए हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि जो हमारे पास नीचे है ऑक्टाहेड्रल के अंदर, उसकी एनर्जी कितनी और ऊपर वाली कितनी। इसके लिए ना मैं सिंपल सा हिंट बताता हूँ, तुमने करना क्या है। देखो, जो नीचे होएगा, नीचे कितने ऑर्बिटल, तीन ना, तो नीचे वाले पे माइनस साइन लगता है, ऊपर वाले पे प्लस लगता है। पहली बात तो ये, नीचे वाले की एनर्जी कम होगी ना, माइनस आ गया, ऊपर वाले पे प्लस आ गया। अब नीचे जितने ऑर्बिटल है, नीचे तीन है ना, ऊपर लगा दो पांच, दो, नीचे तीन है, ऊपर दो, नीचे टोटल पांच। यहां पर ऊपर दो है तो मल्टीप्लाई करो, तीन नीचे पांच, तो ये बनेगा। तो अगर इसको क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे, तो ये डेल्टा नॉट का डिफरेंस आएगा, ये टोटल डेल्टा नॉट है। तो अब सीएफएससी कैसे निकलेगी, नीचे वाले ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, छह हैं, इंटू क्या, -2/5 डेल्टा नॉट। ऊपर वाले ऑर्बिटल खाली है, 0 इंटू 3/5 डेल्टा नॉट। ये क्या बनेगा, -12/5 डेल्टा नॉट, ठीक है। प्लस साथ में अगर आपने ऑप्शनल लगाना है, कितनी पेयरिंग है, तीन पेयरिंग है, 3p लगा दो, तो ये बनेगा -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 3p। बोलो क्लियर। इसमें टू पेयरिंग आएगी ना वैसे तो, टू टू पी। क्यों। एक तो नॉर्मली होना ही है ना छह भरने पर, दो को ही हाँ करवा सॉरी रहे हैं। सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पेयरिंग हाँ दो हुई, दो पेयरिंग्स हुई, ठीक है, 2p, हाँ वो मैंने देखा नहीं, 2p, ठीक है, 2p आएगा। समझ गया ना, क्यों, क्योंकि एक तो थी ऑलरेडी थी, छह पे तो एक कहानी थी, दो ही पेयरिंग हुई ना एक्स्ट्रा, तो 2p आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा। हाँ जी एवरीवन, इसमें कोई डाउट। अब इसको आप क्वेश्चन के साथ करते हैं। मान लो ये आ गया COF6 3 नेगेटिव। अब ये कैसे करेंगे, कोबाल्ट का होता है एक्स, फ्लोरीन का 6 × -1 इक्वल टू -3, x-6 इक्वल टू -3, x कितना आ गया, +3। कोबाल्ट, कोबाल्ट होता है 27, आर्गन 18, 3d7 4s2। कोबाल्ट +3 क्या बनेगा, आर्गन 18, 3d6। अब हमारे पास 3d क्या है, 6, 1 2 3 4 5 6, इसकी एनर्जी बढ़ी, तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये स्प्लिट कर देगा। अब फ्लोरीन कैसा लिगेंड है, फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग होएगी, नहीं होएगी। 1 2 3 4 5 और छवा नीचे, बोलो। तो हमारे पास ये कितना नीचे, ये नीचे -2/5 डेल्टा नॉट, वो ऊपर कितना, +3/5 डेल्टा नॉट। नीचे वाले लेवल को T2G कहते हैं, ऊपर वाले लेवल को EG कहते हैं। कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, T2G4 EG 2। CFSC क्या बनेगी, हमारे पास चार नीचे है, -2/5 डेल्टा नॉट, ऊपर दो है, +3/5 डेल्टा नॉट, ये बनेगा -8/5 डेल्टा नॉट, +6/5 डेल्टा नॉट, तो -2/5 डेल्टा नॉट आ जाएगी। बोलो क्लियर। हाँ जी, इसमें कोई डाउट। इसमें कोई डाउट। सर जो नीचे वो प्लस में लिखते थे 2p 3p, वो तभी लिखना है जब पेयरिंग होगी। हाँ ओके सर। क्लियर, चलें। टू। हाँ जी करवाऊं भी। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम पेयरिंग करवाते हैं। अब जैसे आपको ऑक्टाहेड्रल का क्लियर हो गया, टेट्राहेड्रल का भी ऐसा ही है कुछ। देखो टेट्राहेड्रल में करना क्या है, सेम, मेटल के पास तो वही छह, मेटल के पास तो 5 d ऑर्बिटल्स होंगे, तो ये फ्री मेटल आयन के हैं। जब लीगेंड जा रहे होंगे वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड लगाएंगे, तो हमारे पास पांच इस तरीके से। बट जब वो स्प्लिट करेंगे टेट्राहेड्रल फील्ड में, टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होगा, अब दो ऑर्बिटल नीचे होंगे, तीन ऊपर होंगे। जो दो नीचे होंगे इनको कहेंगे ई ऑर्बिटल, और ऊपर वालों को T2 ऑर्बिटल। अब एनर्जी कैसे निकलेगी, देखो भी, क्या सिखा रखा है, ऊपर तब प्लस है, नीचे माइनस है। नीचे ऑर्बिटल कितने हैं? दो, तो माइनस क्या आ जाएगा, 3/5 डेल्टा टी लिखेंगे। प्लस ऊपर तीन ऑर्बिटल है, तो क्या बनेगा, 2/5 डेल्टा टी। बोलो क्लियर। तो हाँ, यहां से हम पास सेम जैसे
ऑक्टाहेड्रल के लिए CFSE निकाली, वैसे इसमें निकल जाएगी। बोलो क्लियर हो जाएगा? हाँ जी, बताइए, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलें। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि हमने किस तरीके से टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग करनी है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज क्या कही गई, वो कहता है टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग क्या है, 4/9 डेल्टा नॉट के बराबर होती है। मतलब अगर आप देखें, जो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है अप्रोक्सीमेटली आधी होती है ऑक्टाहेड्रल की विद रिस्पेक्ट टू। ये बात समझ पा रहे हैं? हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है? इसमें किसी भी तरीके का डाउट? ठीक है, चले भी नेक्स्ट। अब कलर की बात सुन लीजिए। अब कलर के अंदर क्या है, देखो कलर के अंदर आपने क्या ध्यान रखना है, हमारे पास कलर जो है हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री आएगा कलर व्हील के अकॉर्डिंग। वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपने कलर व्हील याद रखना है। अगर आपका जो कंपाउंड है वो आपके पास वॉयलेट के कॉरस्पॉन्डिंग लाइट अब्जॉर्ब कर रहा है तो वो येलो मिट करेगा, ब्लू के कॉरस्पॉन्डिंग लाइट अब्जॉर्ब कर रहा है ऑरेंज इमिट करेगा, ऑरेंज के कॉरस्पॉन्डिंग अब्जॉर्ब कर रहा है तो ब्लू इमिट करेगा। ये बात याद रहेगी, ठीक है? हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑपोजिट कलर होता है वो ही हमें दिखाई देता है जो हमने उसका अब्जॉर्ब किया। बोलो ये बात याद रहेगी? हाँ जी। तो कलर व्हील ध्यान रखना, हमारी CFT जो है वो क्या करती है, वो ट्रांजिशंस के अकॉर्डिंग हमें कलर बताती है। यहाँ पर हमारे पास DD ट्रांजिशंस होती है, यानी कि एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल ट्रांजिशन होती है। ये DD ट्रांजिशंस जो है रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए, कलर ऑफ। टेट्राहेड्रल में पेयरिंग होती है कि नहीं, मतलब लिगेंड देखते हैं कि नहीं होती? लिगेंड देखते हैं टेट्राहेड्रल में, बिल्कुल लिगेंड देखेंगे। वही वाला सेम काम जो आप आगे करते थे वही वाला अप्लाई करना है आपने, ठीक है? चले। सर कलर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं देखने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ही, वो तो बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक क्राइटेरिया वो तो हमें पता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होएगा तो ही कलर होएगा। बट वो अनपेड इलेक्ट्रॉन करता गया, मान लीजिए एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, वो अब ऊपर ले d ऑर्बिटल में चला जाएगा, इसे कहते हैं डी डी ट्रांजिशन, और यही रिस्पॉन्सिबल होती है कलर के लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे तो जाएगा नहीं, इसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो जाएगा ना। तो जो एनर्जी जिस कलर के कॉरस्पॉन्डिंग होगी उससे ऑपोजिट वाला कलर हमें दिख जाएगा। अगर रेड के विद रिस्पेक्ट टू अपन फ्रीक्वेंसी दी है, रेड के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी दी गई है, तो हमें जो कलर दिखाई देगा रेड के ऑपोजिटली ग्रीन, ग्रीन कलर का वो दिखेगा। समझे? एग्जाम में दिया होगा सर, इस कलर की लाइट है जो ऑब्जर्व कर रहे हो। हाँ दिया होगा, ऐसे थोड़ी बता पाएंगे अपन, ठीक है? क्लियर? सर इसकी फ्रीक्वेंसी तो नहीं ना याद करनी पड़ेगी हमें कोई कलर्स की? फ्रीक्वेंसी नहीं करनी, देखो फ्रीक्वेंसीज नहीं करनी, फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं दी होगी, ठीक है? वो आपको जनरल देगा, उस जनरल के अकॉर्डिंग ही आपने बात करना है, ठीक है? अब उसके बाद ना हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है जैन टेलर डिस्टॉर्शन। देखो जैन टेलर डिस्टॉर्शन के अंदर आपने क्या चीज याद रखनी है, सिंपली जैन टेलर डिस्टॉर्शन, वो पूछेगा इनमें से कौन सा अनस्टेबल है या कौन सा डिस्टॉर्शन शो कर रहा है या कौन सा जैन टेलर डिस्टॉर्शन शो कर रहा है। तो देखो भी सिंपल सी बात, आपको पता है ये होता था, ये हमारे पास EG होता है, ये हमारे पास T2G होता है। अगर तो EG के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है या T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, EG के अंदर 4 है, T2G के अंदर 6 है, तो ये तो है स्टेबिलिटी वाले केस। तो ये तो हो गया स्टेबिलिटी, मतलब हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड। इनके अलावा कुछ भी हो जाए, इनके अलावा यानी कि T2G में 1 आ जाए, T2G में 2 आ जाए, T2G में 4 आ जाए, T2G में 5 आ जाए, फिर EG में 1 आ जाए, EG में 3 आ जाए, इन सारों में क्या देखने को मिलेगी, जैन टेलर डिस्टॉर्शन मिलेगी, JTD देखने को मिलेगी। बोलो ये बात क्लियर? अब पेपर में क्या आता है, पेपर में वो कहेगा टाइप्स ऑफ JTD। जैन टेलर डिस्टॉर्शन जो है कितने तरीके की होती है, 2 तरीके की होती है, जेड आउट और जेड इन। जेड आउट का मतलब जेड ऑर्बिटल दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे तो इसका मतलब उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। जेड आउट का मतलब जेड ऑर्बिटल जो है, डी के जेड ऑर्बिटल जो है दूर चले गए, दूर चले जाने का मतलब उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। जेड इन का मतलब
जेड इन का मतलब हमारे पास जेड ऑर्बिटल पास में चले जाएंगे, यानी कि उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। समझे? बोलो। यानी कि जेड आउट है तो डी जेड स्क्र 1, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र 0, जेड इन डी जेड स्क्र 0, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र 1। अब यहां पे मैं बताता हूं, लिखो भी। ठीक है, यहां पे देखो, अगर आपके पास जेड आउट है, जेड आउट की अगर मैं बात करूं, जेड आउट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हो जाएगी इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीजेस एट डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी जेड स्क्वायर पे बढ़ जाएगी तो हमारे पास शील्डिंग जो है इंक्रीज कर जाएगी एट डी जेड स्क्वायर। अगर शील्डिंग इंक्रीज करेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है डिक्रीज कर जाएगा, अट्रैक्शन जो होगी, अट्रैक्शन विल बी लेस। अगर अट्रैक्शन कम होगी, लिगेंड जो है विल रिमेन अवे, लिगेंड दूर रहेगा। बॉन्ड लेंथ डी जेड स्क्वायर की इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और हमारे पास एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है इंक्रीज करेगी, क्योंकि जेड जो होता है वर्टिकल होता है, एक्सियली प्रेजेंट होता है। अब यहां पे देखो, साथ में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी जेड स्क्वायर पे बढ़ रही है तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिक्रीज करगी। ठीक है, डी शील्डिंग होगी, डी शील्डिंग एट डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया, अट्रैक्शन बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ जो है डिक्रीज होगी। ठीक है, अब यहां पर देखना क्या मतलब है, 2 मिनट कॉपी पेन छोड़ दो भाई, तो सारे हमारे पास ये थे ना, ये थे ना, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र, डी जेड स्क्र, इधर डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये था। बोलो, ऐसे ही था कुछ, ऐसे ही था। अगर हमारे पास जेड आउट हुआ, जेड आउट का मतलब जेड ऑर्बिटल दूर चले गए, अगर जेड ऑर्बिटल दूर चले गए तो जेड वालों की एनर्जी कम होगी। तो देखो भी, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र और डी जेड स्क्र में से किसकी एनर्जी कम हो जाएगी, डी जेड स्क्र वाले की एनर्जी कम हो जाएगी, और डी एक्स स्क्र वाले की एनर्जी बढ़ जाएगी। सिमिलरली डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स में से जेड जिसमें है उसकी एनर्जी कम होगी, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की एनर्जी कम होगी, और डी एक्स वाई की एनर्जी बढ़ गई। तो पेपर में पता क्या आता है, सीधा क्वेश्चन आता है पेपर में, वो कहते हैं जेड डी जेड आउट में, जेन टेलर डिस्टॉर्शन जेड आउट में ऑर्डर क्या है, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र की एनर्जी सबसे ज्यादा डी जेड स्क्र से, देन डी एक्स वाई से, देन डी वाई जेड, डी जेड एक्स। बोलो क्लियर? हाँ जी, क्लियर? इसमें कोई यस। डाउट? इसमें कोई डाउट? बोलो। ठीक है, हो जाएगा। तो ये ना मैंने अभी थोड़ा सा ओवरव्यू सही दिया है, ये ना तुमने बस अभी इतना थोड़ा सा रीड करके आना इतना कि जेंडर डिस्टॉर्शन किस में होती है। कल मैं आपको ना इसका मेन बताऊंगा कि कैसे तुमने फाइंड आउट करना है किस में जेड इन होएगी, किस में जेड आउट होएगी, और तुमने जेड इन के अंदर एनर्जी का ऑर्डर कैसे निकालना है, और जेड आउट और जेड इन में से कौन स्टेबल होएगा वो मैं कल बताऊंगा। ठीक है, तो इतना कर लो आज के लिए, बाकी वन नेक्स्ट टाइम। सर हाँ जी। वो एग्जाम का पहले तो अप्रैल में बोल रहे थे, अब बोल रहे सितंबर सितंबर में, इतना लेट कर दिया अब। किसने कहा? वो जो इनकी वो है क्या बोल रहे हैं, जो इनकी यूनियन सी है वो बोल